नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। खास मुलाकात में आज हमारे साथ उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है, जिनसे आज हम प्रदेश के वो तमाम उबलते हुए मुद्दों पर खास बातचीत करने वाले हैं जो कि इस वक्त हर किसी की जुबां पर है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रुचि भट्ट जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एचएनएन के सभी दर्शकों को अपना अभिनंदन और पेश करती हूँ। रुचि जी, देखिए, जब आप आने वाली थी हमें सूचना मिली तो बहुत सारी महिलाओं का, मेरा और आपका भी एक सवाल यही होगा, क्या प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षित बचा है? बिल्कुल, आप ये ऐसे बिल्कुल सोच या विचार मत बनाइए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से महिलाओं के को लेकर जो एक संवेदना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है या भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसा सोचती है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत सेफ है। और क्राइम रेट में भी घटा हुआ एक इतने समय का जो एक वो था वो भी आया नहीं, क्योंकि हालिया एनसीआरबी की रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए तो उत्तराखंड में महिला अपराध में सबसे ज्यादा, जिसे कहेंगे, क्राइम रेट इस वक्त देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड सबसे बड़ा राज्य क्यों बनता जा रहा है? देखिए, जो पीछे रिपोर्ट्स आई थी, हमारी माननीय जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम जी, उन्होंने प्रेस करके भी इसका खंडन किया था कि वो रिपोर्ट्स भी अभी मतलब ठीक नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना ऐसे कोई विषय जो आप, मैं समझती हूँ कि आप जो इंगित कर रही हैं विषयों को लेकर, लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है विषयों को उसी संवेदना से देखा जा रहा है, और अगर ऐसे कोई विषय आए हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। और अगर रिसेंट केसेस की बात कर ली जाए तो क्या आपको लगता है कि सरकार उनको संभालने में कायम है या फिर नाकाम है? क्योंकि अभी रिसेंट केसेस को देख लिया जाए तो विपक्ष एक तरफ, आम जनता एक तरफ, महिला अपराध एक तरफ। जी, आप का विषय है ये। मैं समझती हूँ कि अभी क्योंकि जो बिल्कुल हालिया एक जो चंपावत की घटना है उसको लेकर आप ये बात बोल रहे हो, तो वही हम कहना चाहते हैं कि देखिए आज राजनीति कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है वो एक हेल्दी राजनीति ना कर ऐसे षड्यंत्र की राजनीति करने पे लगे हैं, और यही ऐसे मुद्दे वो उठाते जा रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। तो वो इस मुद्दे को भी उन्होंने चंपावत के इस मुद्दे को लेकर जैसे हाईलाइट किया है वो बहुत गलत है। और देखिए आपके सामने खुलासा भी हुआ इस मुद्दे का, और बातें निकल के भी आईं, और मुझे तो बहुत संवेदना है उस बच्ची के साथ है कि आपने अपनी दुश्मनी के लिए ऐसे 16 साल की बच्ची के साथ ये किया है और उसको ऐसे यूज़ किया एज अ टूल किट, तो एक बहुत गलत बात है। मैं तो आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी को भी कहना चाहती हूँ कि देखिए ये बहुत गलत है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से, खासकर जनता से, खासकर कि ऐसे मुद्दों को आप लेकर आ रहे हैं जो कि सही नहीं है। बिल्कुल अनहेल्दी पॉलिटिक्स की आपने बात करी, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है तो अभी गुंजन हत्याकांड आपने देखा जी, और उसके बाद अंकिता भंडारी, जो प्रदेश का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा इस वक्त है जी। तो आखिरकार इसमें कौन सी अनहेल्दी पॉलिटिक्स हो रही है? वो तो साफ और स्पष्ट है। देखिए अंकिता हमारी भी बहन बेटी के समान थी और उसके साथ जो भी हुआ वो जघन्य था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके दोषियों को सज़ा दिलवाई। और अभी जब दोबारा से मुद्दा भी वो 3 साल बाद उठा तो जैसा कि उनके माता पिता के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई थी वो भी रखी गई, और दोषियों को कटघरे के पीछे करा। ऐसे गुंजन हत्याकांड में भी मतलब कोताही कोई भी नहीं बरती जा रही है सरकार की तरफ से। वो बहुत महिलाओं को लेकर उनके वो, मैं कहती हूँ कि संवेदनाएं भी बहुत हैं और वो बहुत इमोशनल भी हैं इन चीज़ों को लेकर, और इसीलिए ये कार्रवाई भी त्वरित तरीके से होती जा रही है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है और उसके बाद जब देखने को मिलता है तो कार्रवाई अगर सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्राइम होने के बाद, क्राइम होने से पहले जब एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तब उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आपको गुंजन हत्याकांड का।
नहीं, गुंजन हत्याकांड वाली बात आप की जो है उसमें जो हमारे भी संज्ञान में आया है कि एफआईआर होने के बाद पुलिस ने वहाँ जाकर ये मालूम किया था कि क्या ये केस है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में आए पिक्चर में, वो पिक्चर में पहले से थे, लेकिन क्योंकि वो बाद में हो गया वो हत्याकांड तो वो कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई। लेकिन एफआईआर होने के बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई के लिए वो गए थे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बार बार पुलिस को सचेत किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उसको सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ पर जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसके चलते आज हमें गुंजन को खोना पड़ा। वो लेकिन जो संज्ञान में बात है उसमें यही था कि क्योंकि एफआईआर होने के बाद पुलिस ने उस पर एक्शन लिया था, तो ये विषय आया है और अब वो हमारे बीच नहीं है तो ये दुख का विषय है, लेकिन पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती थी। जी। लेकिन अगर मैं आपसे जुड़ा सवाल पूछूं, आप इस वक्त महिला हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी महिलाओं की आपके पास है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि महिलाओं के प्रति जो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर सरकार के खिलाफ भी एक गलत नैरेटिव सेट हो रहा है? सरकार की छवि ज़रूर खराब हो रही है, लेकिन महिलाओं के भीतर वो एक डर पैदा हो रहा है, उस डर को कैसे कम करने वाले हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपका विषय सही है कि हम सबको सेफ लगे। सरकार में सब हैं, मतलब इस सरकार के दौरान हमारी पूरी कोशिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं तो हर फोरम पे और हर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को तरजीह दी जाती है और ऐसे विषय भी आते हैं तो उस पर भी उतना ही मतलब उसी तरीके से कार्रवाई होती है। तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते और महिला होने के नाते और साथ साथ एक माँ होने के नाते, मेरी 2 बेटियां भी हैं, तो मैं भी यही चाहूँगी कि हमारे लिए ये सेफेस्ट जोन हो, हमारा उत्तराखंड एक सेफ जगह रहे, उसके लिए हमारी कोशिशें जारी है। हम लोग निरंतर सरकार के साथ मिलकर कितने ही जैसे कैंप्स लगाते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं बच्चों को लेकर भी, और कितने ही प्रोग्राम्स भी हमारे इससे जुड़े हुए रहते हैं कि हम महिलाओं के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई महिलाओं को लेकर ये योजनाएं हैं, या महिलाओं को लेकर आपकी कोई दिक्कतें हैं, आप पुलिस तक जाइए। आपको पुलिस तक सेफ नहीं लगता, आपको लगता है कि ये बात वहाँ तक नहीं वो डील करना चाहते, हमारे पदाधिकारी, हमारी टीम्स हैं, आप हम तक आइए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने जिस तरीके से अभी बात कही कि सरकार काम कर रही है, हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन विपक्ष अक्सर एक सवाल उठाता है कि सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है और धरातल पर वो सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है पहुंचते पहुंचते। तो क्या रिस्पॉन्स सिस्टम आप लोगों को अधीरे है, या पुलिस प्रशासन जागने में देरी कर देता है, या सरकार फिर जब सरकार तक बात पहुंचती है तब तक काफ़ी देरी हो जाती है? नहीं, पता नहीं, विपक्ष को तो कुछ भी कहना है, किसी बात को लेकर भी कुछ कहना है। देखिए, मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा टूरिंग बहुत रहता है, मैं प्रवास करती हूँ, क्योंकि और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम प्रवास करती है, और कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक पूरा मैंने ग्रामीण क्षेत्रों तक और इंटीरियर तक प्रवास किया है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ चीज़ें पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे मैं अगर क्राइम की बात ना करूं और योजनाओं की और सशक्तिकरण की बात करूं, महिला को लेकर योजनाओं को लेकर बात करूं, तो मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि यहाँ से कोई योजनाएं बनी और उनका बेनिफिट हमारी बहनों को नहीं मिला है। हमारी बहनें लगातार बेनिफिट उठा रही हैं और जागरूक भी हैं, और टीम्स भी लगातार हेल्प करती हैं, और ऐसी बहनें निकल के भी आ रही हैं जो एक हेल्पिंग हैंड दूसरी बहनों के लिए बन के आ रही हैं। मतलब ऐसा मेरे को महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो योजनाएं प्रदेश सरकार की है या राष्ट्र से कोई योजनाएं आ रही हैं वो हमारी बहनों तक निरंतर पहुंच रही हैं। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इसके लिए हमें भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से ये नहीं ठीकरा फोड़ सकते सरकार पर ही कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, हमको जानकारी नहीं। आज इतना सोशल मीडिया, आज इतनी प्लानिंग और इतनी संगठन अलग से, सरकार अलग से पूरा प्रयास कर रही है महिलाओं तक पहुँचने का, तो थोड़ा सा जागरूक उनको भी कुछ चीज़ों को लेकर होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उससे ये समझा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। आप एक क्लियर पिक्चर दे रही हैं कि हमारी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है, तो बार बार फिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? देखिए, कहाँ पर कमी नज़र आ रही है आपको कि आपके प्रशासन में, आपके शासन में कहाँ वो चूक हो रही है जिस वजह से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस प्रदेश में आ रही है
जहां पर ना के बराबर ऐसे कांड होते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं आप इसको ऐसे सिनेरियो को देख रही हैं, पर मुझे तो सिनेरियो पहले से बेटर नज़र आता है कि अगर मैं देखूं तो अगर कोई सीन्स जिस टाइम हमारी सरकार नहीं थी उसके मुकाबले अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आज का सिनेरियो मुझे बेटर नज़र आता है कि क्राइम मुझे मतलब आप बड़ी कुछ घटनाओं का आप बात कर रही हैं जो कि आ रही है, लेकिन ऐसे बाकी घटनाओं की अगर मैं चर्चा करूं तो ऐसे बहुत कुछ ऐसा खराब इस प्रदेश में मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन एक सबसे बड़ी जो दिक्कत इस वक्त प्रदेश में है, क्योंकि हम लोग डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, साइबर क्राइम हमारा एक्टिव ज़रूर है, लेकिन फिर भी डिजिटल अरेस्ट और बहुत ज़्यादा डिजिटल हैरेसमेंट की खबरें सामने आती हैं, जिस वजह से कई बच्चियां हैं, कई बेटियां हैं जो इसका शिकार हो जाती है। पुलिस इसमें किस तरीके से सहयोग कर रही है? देखिए, आपको पता ही है कि सेल बना हुआ ही है और सेल तक जो बातें पहुंचती हैं उसके लिए वो उसका निराकरण करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक वाकई में एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके लिए भी हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए मैं हम लोग मतलब बीच में ड्राइव भी हम लोगों ने पार्टी के स्तर से चलाई थी और मुझे लगता है सरकार के स्तर से भी अभी पुलिस ने भी पीछे कार्यक्रम रखे थे और इसके स्तर पर ड्राइव चलाई थी कि डिजिटल अरेस्ट ना हो, इसकी क्या चीज़ें हैं और क्या है। वही मैं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया और ये सब इतना ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि जिसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ ज़्यादा हैं, तो उसके लिए वही बातें मैं कह रही हूँ कि उस सब चीज़ों के लिए हमें खुद जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए हमने अभी बात करी है क्राइम की, लेकिन आखिरकार सरकार का इस क्राइम को कम करने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी बची हैं जिनको कम करने के लिए सरकार काम कर रही है, तो आपके आगे का विजन क्या कुछ रहने वाला है, इस पर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे सवाल अभी बचे हैं। अब सरकार के विजन पर आ जाते हैं कि आखिरकार सरकार महिलाओं की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से काम करी है, उनका विजन क्या है? देखिए, गवर्नमेंट क्योंकि ये मैं प्रदेश सरकार ही नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करती हूँ, माननीय मोदी जी हैं या माननीय धामी जी हैं, इनका विजन शुरू से ये क्लियर रहा है कि हमने महिलाओं को सशक्त करना है और उनको मेंटली भी मतलब सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सशक्तिकरण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी तरीके के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ। इसको लेकर ही ये विशेष विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का है। इसीलिए देखिए, अभी जो बिल आया था जो कि 23 में पास हो चुका था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू वो फिर अब आना था और वो गिराया गया और विपक्ष की टीम ने उसको गिराया। देखिए, हम क्या बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग की। विजन ये है कि पॉलिसी मेकिंग में जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, जो बारीकी से हम देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी उस स्तर पे देख पाएगा। महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो, उनकी बेहतरी हो और वो हर क्षेत्र में हो। बिल्कुल, और जब से आप सरकार में आए हैं तो आप लोगों का एक टैगलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिरकार इसको अब कैसे सशक्त किया जा रहा है, इस करंट सिनेरियो को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो? देखिए, सबसे पहला माननीय मोदी जी ने जो लिया था यही था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि उनसे पहले एक तो जो भ्रूण हत्या थी कन्या वो बहुत ज़्यादा थी और दूसरा हमारी बच्चियों को पढ़ाने का जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक माइंडसेट था वो बहुत कम होता था। लेकिन अब हमारे यहाँ वो लेवल गिरा है और इसकी योजनाएं जो आई हैं हमारी बेटियों के लिए आई है। हमारी बेटियों को हम कहते हैं कि एजुकेट करें और एजुकेशन से ही हर लेवल बढ़ता है। तो कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगी आप कि प्रदेश में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपने सेट किया है जिससे कि महिलाओं में वो एक विश्वास ज़रूर बढ़ जाए कि ये सरकार महिलाओं के लिए ही काम कर? जी, ऐसे एग्जाम्पल एक दो नहीं, बहुत हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ कि मैं प्रवास करने के दौरान मैंने मतलब मैं अब देखो, बच्चियाँ तो आजकल पढ़ लिख के भी और एकदम आगे जाती हैं। मैं कृषक महिला का नाम लेना चाहती हूँ, यहाँ श्वेता बंदानी जी हैं, उत्तरकाशी की आप हैं, तो मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए सेट दे रही हूँ कि वो एक एज की महिला हैं और आज वो हमारे राष्ट्र के एग्रीकल्चर पेज की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप ये देखिए, तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो करी तो उन्होंने कैसे हमारी योजनाओं का फ़ायदा उठाया। उन योजनाओं से उन्होंने करीब 700-800 1000 बहनों को अपने साथ जोड़ा और आज वो रेड राइस लेडी कहलाती हैं। तो ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है,
लेकिन ऐसे प्रदेश में कई एग्जाम्पल है, चाहे वो हम खेलों के क्षेत्र में देखें, हम चाहे बिजनेस के क्षेत्र में देखें, हम चाहे स्टार्टअप्स की बात करें, आप मीडिया की बात करें। आज मीडिया में हमारी बहनें पत्रकार आप देखिए, महिलाओं की बात करें, मतलब कोई क्षेत्र नहीं है और हमारा प्रदेश कहीं भी पीछे नहीं। हम कहते हैं कि उत्तराखंड तो देन ही हमें हमारी बहनों की है, हमारे यहाँ ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। तो एक अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ हैं जो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं और हम उन रोल मॉडल्स के थ्रू ही अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को बोल रहे हैं कि देखिए आइए आगे बढ़िए। और ये प्लेटफॉर्म मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, ये सब चीज़ें बनती ही रही हैं। हम तो कहते हैं आप पॉलिटिक्स में भी आइए, आपके लिए पॉलिटिक्स भी उतनी ही खुली है। और हमारी यंग ब्लड अगर हमारे साथ ज्वाइन करेगा तो हमें पता है कि हम उड़ान भरने में और ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएंगे। बिल्कुल, अब 2027 इलेक्शंस नज़दीक हैं और इसी बीच मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में वो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो जाए या फिर कोई भी मुद्दा हो जाए, लेकिन आखिरकार उस मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या कुछ है? देखिए, हम विमेन डेवलपमेंट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के द्वारा डेवलपमेंट। तो हम अगर विकास की बात कर रहे हैं तो महिला की भागीदारी इसमें सबसे ज़्यादा है। हमारी वोटर 50% हमारी महिलाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खास विशेष स्नेह उनका हमेशा रहा है। तो हमारे मैनिफेस्टो में मैं कह रही हूँ ना, आप मैनिफेस्टो उठाइए, आप कोई भी योजना उठाइए, राष्ट्रीय स्तर की या प्रदेश स्तर की, उसमें हमारी बहनों को ही फ़ायदा है, चाहे वो पहले नंबर से लेंगे या आखिरी नंबर तक जाएंगे। आप उज्ज्वला की बात करेंगी या आप स्टार्टअप्स की बात करेंगी या आप लोनिंग की बात करेंगे, आप क्योंकि हमारा जो प्रदेश है ये टूरिज़्म का क्षेत्र है, हब है। हमारे होम स्टे में हमारी बहनों को छूट है लोन के लिए और 30% आरक्षण, जो क्षैतिज आरक्षण हमारी बहनों को, बच्चियों को मिला है नौकरी में। तो आप अगर कोई भी योजना शुरू करती हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो हमारी गर्भवती बहन को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, कोई भी योजना की अगर आप बात करें, वो बच्ची के पैदा होने से लेकर और उसकी शादी ब्याह और उसके आगे बुढ़ापे तक, तो वो योजना सिर्फ हमारी बहन के लिए ही है। हमारी बहन ही इसकी एक पिवट पॉइंट, कहते हैं सेंट्रल पॉइंट है। तो हमारा मैनिफेस्टो ये हाईलाइटेड है और 2027 की हमारी तैयारी यही है कि हमने अपनी बहनों को तक पहुंचना है, बूथ लेवल तक, नीचे ग्राउंड तक पहुंचना है उनको। तो क्या हम इस बार उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे जो कि महिलाएं होने वाली हैं और बहुत सारी आप महिला प्रतिभाओं को धरातल पर उतारने वाले हैं इस बार इलेक्शंस? बिल्कुल, ये तो बात है ही। देखिए, अब पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव आए, आपने देखा होगा 50% रिजर्वेशन की बात थी, लेकिन लगभग 60% बहनें चुनकर आई हैं। तो अगर हमारी बहनों में वो लियाकत है और वो करने की है तो बिल्कुल पार्टी, हमारी पार्टी हमेशा ओपन है। संगठन में आप देखिए, हम संगठन में हमारे जो हमारा मेन संगठन भी है भारतीय जनता पार्टी का, महिलाओं को स्थान मिला है। तो बिल्कुल ये हमारे लिए एक, मैं कहती हूँ ना, गोल्डन एरा है कि हमें आगे बढ़ना है और इसमें सबको जगह मिलेगी। क्योंकि आरक्षण का बिल आप लोग लेकर आते हैं तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जब हर जगह, हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार आप देने की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी वही अधिकार मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा, वो तो 2027 इलेक्शन में कैसा रहता है। लेकिन इसी बीच महिलाओं की सुरक्षा पर हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी महिलाओं का सरकार से उम्मीद भरी निगाहों से यही सवाल रहता है, क्योंकि उनको वो सुरक्षा चाहिए इस प्रदेश में। तो आखिरकार महिलाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी कि इस वक्त प्रदेश की स्थिति क्या है, क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आखिरकार सरकार उनके लिए क्या कुछ ऐसा काम कर रही है जिसके चलते उन्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, मैं अपनी बहनों से और आपके दर्शक बहनें जो स्पेशली हैं उनसे यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके लिए है, महिला मोर्चा उत्तराखंड आपके लिए है। महिला होने के नाते आप हमारे तक पहुँच भी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारी पूरी टीम्स बनी है, पूरे प्रदेश में टीम्स हैं, हमारी बूथ स्तर तक की टीम्स हैं। आप आइए, कोई भी बात, आपको कोई भी दिक्कत है, हम तक पहुंचिए। सरकार हमेशा आपके लिए काम कर रही। माननीय हमारे मुख्यमंत्री दिन रात आपके लिए चिंतित है, आपकी कोई भी बात वो कभी नहीं टालते। हम महिलाओं का कोई भी विषय लेकर उनके आगे जाते हैं, वो ना का विषय
होता नहीं है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए, आप बिल्कुल सेफ जोन में, सेफ जगह में। भारतीय जनता पार्टी आपके हमेशा साथ है और आपका स्वागत है। और अनहेल्दी पॉलिटिक्स की आपने जब बात कही थी तो विपक्ष के भी बहुत सारे जो सवाल सरकार पर रहते हैं हमेशा से महिला सुरक्षा से जुड़े हुए, तो उनको क्या कुछ जवाब देना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल साफ रखिए, साफ तरीके से राजनीति करिए। ठीक है, आप प्रतिद्वंदी हैं हमारे, और पॉलिटिक्स में मुझे लगता है प्रतिद्वंदी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप साफ सुथरे तरीके से पॉलिटिक्स करिए। आपको चुनाव लड़ने हैं, आप काम करिए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए, वो विषय हो सकता है, लेकिन आप डर्टी पॉलिटिक्स ना करें। आप पॉलिटिक्स को इस स्तर पे ना गिराएं कि हमारी बहन और बेटियां जो हैं उससे ग्रसित हों, और उन पे आप उनको टूल किट की तरह यूज़ ना करें। आप अपने जो आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप पे मुद्दा नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पे कोई मुद्दा नहीं है तो आप कुछ भी लेकर सामने बैठेंगे। क्योंकि आज जनता और ख़ासकर महिलाएं जो हैं वो इतनी समझदार हैं, इतनी जागरूक है कि वो सब जानती है कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच बोल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे फिर से विनती है, मैं अभी शैलजा जी यहाँ दौरा भी कर रही थी, वो भी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी टीम को प्लीज़ ये कहिए कि महिलाओं को लेकर राजनीति ना करें। बिल्कुल, डर्टी पॉलिटिक्स की आप जैसे विपक्ष को लेकर बातचीत कर रही हैं, लेकिन वो तो सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। आपकी पार्टी में भरे हुए हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो कि महिला अपराध को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हम तो शुरू से कह रहे हैं, आप पे कोई सबूत है तो हम तो कह रहे थे आप पेश करो ना उस सबूत को। कहाँ गए आप? 3 साल बाद आप उठ के आते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो तो बिल्कुल गलत नज़रिया है। आप कह रहे हैं, आपके कहने से नहीं, आप दिखाइए, आप बताइए। देखिए, अभी हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि कुमाऊं में आपने देखा बेहड़ जी हैं, उनके बेटे का वो किडनैप केस हुआ, वो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये क्या था? ये आपकी तरफ से डर्टी था, हमारी तरफ से नहीं। फिर आप अरविंद पांडे जी हैं, उनका एक फेक लेटर आप जारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सामने आके बोला मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, आप जांच कराइए, आप देखिए। वहाँ आप फेल होते हैं। आप चंपावत, आप इतने गिर गए हैं, फिर आप तीसरी जगह जाके एक बच्ची का यूज़ करें, कितनी गलत बात है। तो डर्टी पॉलिटिक्स आपकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। हम हेल्दी पॉलिटिक्स पे विश्वास रखते हैं, हम काम करने पे विश्वास रखते हैं, हम जनता के बीच जाने में विश्वास रखते हैं। तो ठीक है, तो फिर तो ऐसा समझा जा सकता है कि बिल्कुल 2027 के लिए आप लोग तैयार हैं। महिलाओं से जुड़ी आपके पास तमाम योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ आप महिलाओं को देने वाले हैं। आपने 2027 मैनिफेस्टो में आपका विजन क्या कुछ रहने वाला है महिलाओं को लेकर, उसका भी जिक्र आपने कर लिया। लेकिन आखिर में उन अपराधियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कि इस वक्त प्रदेश की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सीधा सीधा आरोप तो सीधे सरकार पर लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, मैं अपराधियों को कहना चाहती हूँ, अपराध यहाँ पनप नहीं सकता है। अगर आप अपराधी हैं और आप कुछ भी ऐसा सोच के और करना चाहते हैं, और या लोगों के बहकावे में आके ऐसा करना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार जब तक है तो आप ये सब नहीं कर सकेंगे, और आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हश्र बहुत बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम लोगों को बातचीत करनी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए फ़िलहाल इतना ही समय हम लोगों को मिल पाया। फिर जल्द मुलाकात होगी और बहुत सारे विषयों पर हम लोग खुलकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोज जी, कीमती समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार HNN का। क्योंकि देखिए, हम लोगों को भी रहता है कि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम भी अपनी बात वहाँ रख सके जो सबके बीच जाए, तो वो हमारे लिए भी एक ईजी प्लेटफॉर्म होता है, और ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे रुचि भट्ट जी को, और उनके द्वारा बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की, और आखिरकार आप लोगों को भी वो क्लियर पिक्चर मिल चुकी होगी कि आखिरकार जो इस वक्त प्रदेश की स्थिति बनी हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ सोच है, विजन क्या है, उन अपराधियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा, और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कुछ रोड मैप फिलहाल तैयार है और उन पर काम भी किया जा रहा है। फिलहाल जल्द मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।